अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की। देश और प्रदेश की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। दिल्ली में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर हुई बैठक के बाद जनता परिवार के महाविलय का ऐलान कर दिया गया है। नए दल की कमान एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के हाथों में सौंपी गई है। उधर चरखारी विधानसभा उपचुनाव में एसपी की साइकिल ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। यहां से एसपी प्रत्याशी उर्मिला राजपूत ने जीत दर्ज की है। इस बीच आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसानों के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। माया ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को किसान विरोधी बताया है। उधर पेपर लीक मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और इस मुद्दे को लेकर आज हजारों अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद में यूपी पीएससी हेडक्वार्टर का घेराव किया। लखनऊ के लामाटीनियर स्कूल में बीती 10 मार्च को हुई छात्र की मौत के मामले में परिजनों ने आत्महत्या की थ्योरी को नकार दिया है। मृतक छात्र के भाई ने पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। तो देश की सियासत में आज एक बड़ा मोड़ आया है। आखिरकार काफी माथापच्ची के बाद जनता परिवार ने विलय का फैसला कर लिया। दिल्ली में एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के आवास पर हुई बैठक के बाद शरद यादव ने बताया कि एसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी और एसपी का विलय हो गया है। उन्होंने कहा कि नए दल का नाम और झंडा बाद में तय किया जाएगा। शरद यादव ने बताया कि नए दल के नाम और झंडे के लिए 5 सदस्यों की समिति बनाई गई है। मुलायम सिंह यादव समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा नई पार्टी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी मुलायम सिंह यादव ही होंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि विलय का ये फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। मुलायम ने कहा कि केंद्र सरकार घमंडी हो गई है। देश में विपक्ष से राय नहीं ली जा रही है। लालू यादव ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक हुए हैं और हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। बैठक में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, देवगौड़ा, शिवपाल यादव समेत कई नेता मौजूद थे। जनता परिवार के नेताओं में विलय को लेकर उत्साह देखा गया। पार्टी प्रमुख बनाए गए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जब जब समाजवादी एक हुए हैं, राज उन्हीं का हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि झंडा, चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम का ऐलान जल्द होगा। परिवार के एक और बड़े नेता नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई है कि 6 दलों का ये विलय देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा। समझदार कुछ काम करेंगे, इसलिए हम सब लोग एक हुए और ये एक हमेशा कई बार हो चुके हैं। और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज यहीं का होता है और विश्वास दिलाते हैं कि ये एका बहुत मजबूत रहेगा और देश की जनता की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करेंगे। तत्काल 6 दल के लोग अपने सारे आइडेंटिटी को विसर्जन करके और एक दल का जो नाम बाद में घोषणा होगा, जो पढ़ के शरद भाई ने सुनाया, आज नेताजी का चुनाव हो गया। झंडा, चुनाव चिन्ह, राज्यों के राष्ट्रीय स्तरीय संगठन का चुनाव, यह जिम्मेदारी सबको बहुत जल्दी मिलेगा। नीति और कार्यक्रम, नीति और कार्यक्रम, नीति है वही भाजपा को खदेड़ने का और समाजवादी विचारधारा से लड़ करके दिल्ली, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, चारों तरफ अभी हम लोग भ्रमण करेंगे। चंडीगढ़, सब जगह चारों तरफ। और सब इनका जो हवाबाजी है नौका भाजपा का, इनका हवा निकाल देंगे ट्यूब में से। और आज जो कुछ भी निर्णय हुआ है, मैं इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देता हूं और अब एक मजबूत दल के रूप में यह नया दल उभरेगा और देश की राजनीति को दिशा देगा। जनता परिवार में शामिल होने वाले दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नेशनल लोक दल जैसी पार्टी शामिल है। मौजूदा स्थिति में अगर इन पार्टियों की ताकत संसद में देखें तो लोकसभा में एसपी के 5, आरजेडी के 4, जेडीयू के 2, जेडीएस के 2 और आईएनएलडी के 2 सदस्य हैं, यानी कुल 15 सदस्य। हालांकि राज्यसभा में जनता परिवार की ताकत बड़ी है। यहां एसपी के 15, जेडीयू के 12, आईएनएलडी के और जेडीएस और आरजेडी के एक सदस्यों को मिलाकर कुल 30 सदस्य हैं। महोबा में चरखारी विधानसभा सीट से एसपी की उर्मिला राजपूत ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के अखिल राजपूत को 40,900
49 वोटों से हराया, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के रामजीवन यादव रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती 2012 में चरखारी से विधायक बनी थी, लेकिन पिछले साल उमा भारती के झांसी से सांसद बनने के बाद चरखारी सीट खाली हो गई थी। इसके बाद 2014 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह विधायक बने थे, लेकिन हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा होने पर कप्तान सिंह राजपूत की सदस्यता रद्द हो गई, जिसके चलते चरखारी सीट पर फिर से उपचुनाव हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलकर के द्वारा चरखारी का पूरा विकास करेंगे। जो मेरे पति ने विकास अधूरे छोड़े थे पूरा करेंगे। चरखारी में बीजेपी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने एसपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि चरखारी में अधिकारियों और ग्राम प्रधानों ने एसपी के एजेंडे के तौर पर काम किया, जिससे बीजेपी को हार मिली। अखिलेश सरकार जिस प्रकार दुरुपयोग किया प्रधानों का, कोटेदारों का और अधिकारी मंत्री यानी चरखारी में इस प्रकार लगाए गए थे जैसे सपा के एजेंट होकर काम कर रहे थे वहां पर। इसके कारण क्योंकि ये सत्ता का चुनाव होता है, उपचुनाव, और सत्ता अपने बदौलत गुंडई करके सत्ता हथियाना चाहती है और इस तरह ये चुनाव हार का कारण मैं मानता हूं। एक दूसरा कारण मानता हूं मैं कि जिस प्रकार के उनके अधिकारी भी हैं, दरोगा हैं, सिपाही हैं, इस प्रकार पोस्टिंग होती है अधिकारियों का चुनाव के 6 महीना पहले कि वह सपा के एजेंट के रूप में काम करेंगे, जिसके कारण दुरुपयोग हम लोग चुनाव वहां हारे। इसके पीछे और कोई कारण नहीं। रामपुर में दलित बस्ती विवाद पर आखिरकार कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो पूरे विवाद से बेहद आहत है और अगर कोई देश उन्हें पनाह देने को तैयार है तो वो देश छोड़कर वहां बसने को तैयार है। ये सोच करके मेरी वजह से क्यों आखिर देश का नुकसान हो और क्यों लोग इतने परेशान हो, तो मुझे अगर कोई देश पनाह देने को तैयार हो तो मैं सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने को भी तैयार हूं। दरअसल ये पूरा मामला रामपुर नगर पालिका द्वारा बनाए गए मॉल के पास स्थित सरकारी जमीन को लेकर है, जिस पर एक वाल्मीकि बस्ती है। नगर पालिका इस वाल्मीकि से होकर गुजरने वाली सड़क को चौड़ा करना चाहती है, लेकिन वाल्मीकि बस्ती के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नगर पालिका का ये दावा है कि ये सरकारी जमीन है और ये बस्ती अवैध तरीके से बसाई गई है, लिहाजा इसे कानूनी तौर पर खाली कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का आरोप पूरी तरह से गलत है। इस जमीन पर करीब 70 दलितों के घर हैं। इनका दावा है कि वो पिछले 27 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। करीब 3 महीने पहले बस्ती को तोड़ने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोग खुद नगर पालिका कर्मचारी और ऐसे में कोर्ट से मुंह की खाने के बाद वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने अपने मकानों को बचाने के लिए इस मुद्दे को धर्मांतरण के नाम पर सियासी रंग देने की कोशिश की है। धर्मांतरण को दलितों ने एक हथियार के तौर पर अपनाया और प्रशासन के माध्यम से धर्मांतरण का एक ज्ञापन राज्यपाल को भेज दिया। मामले को जानबूझकर ज्यादा तूल देने के लिए धर्मांतरण के लिए अम्बेडकर जयंती का दिन चुना गया और इस बीच जिला प्रशासन ने पहले चरण में तोड़े जाने वाले 22 मकानों के पुनर्वास का प्रस्ताव बस्ती वालों के सामने रखा। जिला प्रशासन ने सभी 22 परिवारों को कांचीराम आवास योजना के तहत घर देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बस्ती वालों ने जिला प्रशासन के इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि कांचीराम आवास योजना के मकान उनके रहने लायक नहीं है। पुनर्वास के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद जिला प्रशासन ने बस्ती वासियों को आश्वासन दिया कि उनके मकान बिना उनकी मर्जी के नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने अपना हंगामा जारी रखा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीएसपी पहले चरण में 27 अप्रैल को यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि ये प्रदर्शन किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा। केंद्र के बिल को किसान विरोधी करार देते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि ये नीति अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। साथ ही मायावती ने पहले की नीति पर एक फोल्डर भी जारी किया और कहा कि उनकी पार्टी जनता को बताएगी बीएसपी ने किसानों के लिए क्या किया और कांग्रेस बीजेपी क्या कर रहे हैं। मायावती ने केंद्र से मुआवजा प्रक्रिया में बदलाव की भी मांग की। वहीं आरोप लगाया कि यूपी की अखिलेश सरकार मुआवजे की महज कागजी घोषणा ही कर रही है। हमारी सरकार की इस नई प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति में किसानों के हितों को लेकर
जिन मुख्य बातों को शामिल किया गया है उसकी काफी कुछ जानकारी आज हमारी पार्टी द्वारा जारी किए जा रहे इस लिखित फोल्डर के जरिए आज ही आप लोगों को भी जरूर दे दी जाएगी। लखनऊ में बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने 350 पूर्व एमएलए और पूर्व सांसदों के साथ बैठक की और अब बीजेपी के निष्क्रिय नेताओं को 1 मई से जनसंपर्क करना होगा और पार्टी के नए सदस्यों से घर घर जाकर मिलना होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस बारे में जानकारी दी। ये 400 लोगों की सूची जनपदवार और क्षेत्रवार हमारे पास तैयार है, मैं मोबाइल नंबर के, मैं पते के, और अब ये लोग सतत संपर्क बनाएंगे। किसान की समस्या तो इसमें भयावह है ही है। पार्टी के हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता हो, इस दृष्टि से उनके सुझाव भी लिए गए हैं। वो किस प्रकार से काम करने का मन बना रहे हैं और उनके साथ हम काम करें, इसकी योजना अगले 10-15 दिन में जिलों में बन जाएगी और ये पूरी ताकत से पार्टी के साथ काम करेंगे। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित हत्याकांड में पुलिस को कुछ अहम जानकारियां मिली। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा है कि अंकित के हत्यारों को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस की एक टीम मेरठ में भी मौजूद है। डीएम के मुताबिक इस हत्याकांड के तार मेरठ से भी जुड़े हो सकते हैं। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित, ये बताइए कि मेरठ से हत्याकांड के तार जुड़े हो सकते हैं, इसको लेकर जो सुराग मिले हैं, क्या किसी शख्स का नाम भी सामने आ रहा है? देखिए श्वेता, इस मामले को लेकर जो पुलिस अधिकारियों का दावा है, जिलाधिकारी ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो शुरुआती तौर पे ही पुलिस इस मामले को घरेलू कलह मान रही थी, पुरानी रंजिश मान रही थी, तो वही चीजें आखिर में जुड़ती हुई कड़ी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो सूत्रों से एक जानकारी ये भी मिली है कि जो अंकित है उसके परिवार में उसके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों से भी कुछ अनबन चल रही थी पिछले काफी दिनों से, कोई धमकी भी उसको मिली थी। तो तमाम पहलुओं को पुलिस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और 17 लोगों से पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है, जिसमें से 4 से 5 लोग जो संभावित हो सकते हैं, पुलिस को ऐसा लगता है, उनको अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। और मेरठ में उन लोगों के नेटवर्क को तोड़ने का फिलहाल पुलिस का प्रयास है। एक डीएसपी, एक महिला इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी वहां हैं क्राइम ब्रांच के साथ साथ, जो लगातार इस हत्याकांड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक साफ तौर पर जो भी अधिकारी हैं वो इस मामले में कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि एक ठोस नतीजे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। केवल अभी कहा जा सकता है कि कयास लगाए जा रहे हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तरफ से। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नोएडा का अंकित हत्याकांड 2 दिन बाद भी पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है। पुलिस ने अब तक 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अंकित के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में दबिश दी है। इस केस के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें क्राइम ब्रांच के साथ जांच में जुटी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मेरठ में अंकित के घर पहुंची और उसकी पत्नी से पूछताछ की। वहीं अंकित के पिता और रिश्तेदारों ने केस के सिलसिले में मेरठ के डीआईजी से मुलाकात की। मेरे परिवार को ये चोट पहुंचाना चाहता है। अब 3 दिन हो गए, तो मुझे भी तो खुलासा चाहिए। पैरवाई करूंगा, वो मुझे ही मार देगा, वो क्यों छोड़ेगा मुझे? जब मैं पैरवाई कर रहा हूं तो मुझे मार ही देगा वो? नहीं, पैरवाई करने को क्यों नहीं मारेगा वो मुझे? जिसने ये काम किया हो वो अपनी पैरवाई कैसे होने देगा? वो तो मुझे मार ही लेगा। ये तो प्री प्लान है। बाकी आप प्रशासन देख भी रहा है भाई वाकई में किस तरह से हुआ है। गाजियाबाद के हिंडन मोटेल में सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा है। मोटेल से 7 लड़के और 7 लड़कियों को पकड़ा गया है। ये मोटेल यूपी पर्यटन विभाग का है। फिलहाल पुलिस सभी लड़के लड़कियों से पूछताछ कर रही है। यादराम भारती जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। यादराम, ये बताइए कि पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? ये लड़के लड़की कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये जो हिंडन मोटेल है पर्यटन विभाग का है और आमतौर पर यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, सरकारी जो कार्यक्रम है उनके उसको लेकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगातार पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इस जो मोटल्स है, ये होटल टाइप का, इसको जो है कुछ प्राइवेट लड़के लड़कियों को यूज करने के लिए दिया जाता था और यहाँ पर जो अवैध धंधे हैं वो लगातार हो रहे हैं। इसकी शिकायत प्रशासन के पास जा रही है। इसी को लेकर जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं और जो पुलिस है उनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उन्होंने वहाँ पर एक रेड की। यादराम, चलिए, आपकी आवाज फिलहाल अभी हम तक पहुंच नहीं रही है। आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इलाहाबाद में पीसीएस परीक्षा लीक मामले में अनशन पर बैठे छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया है। प्रतियोगी छात्र शहर की सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने करीब 12 सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। इसके बाद छात्रों ने लोक सेवा आयोग के मुख्यालय का घेराव किया, लेकिन स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भी बांधी और इस बीच गुस्साए छात्रों ने एक सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया। लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों की पीसीएस 2015 की प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा पेपर रद्द करने के साथ आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग है।